सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीकेपी विद केपी। सो गाइस, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट यूनिट है जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत की, इसका जो पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन देख रहे हो, स्थिर विद्युत की यूनिट का नाम है यूनिट फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट का नाम है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र बेसिकली हमको क्या पढ़ना है कि कूलाम का नियम पढ़ना है और विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। सबसे पहले हमको आवेश के बारे में समझना है। सबसे पहले अपन आवेश के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आवेश की हिस्ट्री क्या है, कि आवेश की खोज किसने की थी सबसे पहले और कैसे की थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यार आवेश जो था, आवेश आवेश के बारे में सबसे पहले यूनान के एक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। ठीक है, थेल्स, उन्होंने सबसे पहले बताया था आज से लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, 2500 साल पहले की बात है भाई। 2500 2500 ईयर लेटर। ठीक है, किसने बताया था? थेल्स ने बताया था कि आवेश क्या होता है। कैसे बताया था भाई? आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखना। थेल्स थे यूनान के साइंटिस्ट। ठीक है, यूनान के साइंटिस्ट थे या फिलोसफर कह दो। 2500 साल पहले की बात है। उन्होंने बताया था आवेश के बारे में, और कैसे बताया था ये आप लोग आगे जानेंगे कि आवेश के बारे में उन्होंने कैसे बताया था कि आवेश क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने अंबर लिया था। अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ लिया था उन्होंने, और उसको क्या किया था? रेशम से रगड़ा था। अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने रेशम से रगड़ा। तो रेशम यानी कि ऊन से। ठीक है, ऊन से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ था, जब उसको हम ऊन से रगड़ते हैं तो क्या करता है? छोटे छोटे कागज के टुकड़े और जो कूड़े करकट के तिनके होते हैं उनको क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। कैसा करने पर? जब हम अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। ठीक है, यानी कि अंबर में ऐसा गुण आ जाता है जब हम उसको ऊन से रगड़ते हैं। कैसा गुण आता है? कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। लेकिन उनकी बात को किसी ने 2500 साल तक कोई मान्यता नहीं दी। ठीक है, 2500 साल तक उनकी बात को कोई मान्यता नहीं, सॉरी 2500 नहीं, 2000 साल तक है। क्योंकि 2500 साल पहले तो उन्होंने खोजा ही था। ठीक है, 2000 साल तक कोई मान्यता नहीं दी, यानी आज से 500 साल पहले माना गया। तो 2000 साल तक उनकी बात को किसी ने महत्व नहीं दिया। महत्व नहीं दिया। ठीक है, 2000 साल तक मतलब उन्होंने, किसी ने नहीं माना कि भाई ये जैसा थेल्स कह रहे हैं वो सच है। इसके बाद 2000 साल बाद सन 1600 ईस्वी की बात है। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट आए थे, डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक है, डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लैंड के थे, नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट, तो उन्होंने बताया था कि जैसे थेल्स ने लिया था अंबर को, ऐसे अंबर के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि कांच हो गया। ठीक है, कांच की छड़ या कांच ले सकते हो, कांच, और आबनूस हो गया। आबनूस यानी कि एबोनाइट। एबोनाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आबनूस कहते हैं इसे। आबनूस हो गया, और कप, सॉरी सल्फर का टुकड़ा हो गया। ठीक है, जो गंधक कहते हैं आप लोग, गंधक यानी सल्फर का टुकड़ा। ऐसे और बहुत सारे पदार्थ उन्होंने बताए कि इनको भी जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? ये भी छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या है? इस चीज़ से स्पष्ट होता है कि पदार्थों में ये गुण कैसे आया? रगड़ने से आया, यानी कि रगड़ने से, घर्षण करने से। तो गिलबर्ट ने बताया कि भाई घर्षण करने से क्या होता है? आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ओके। तो किसने? डॉक्टर गिलबर्ट ने ये चीज़ बता दी कि घर्षण से क्या होता है? घर्षण से पदार्थों में आवेश आ जाता है। ठीक है, यानी घर्षण द्वारा पदार्थ आवेश को प्राप्त करते हैं। जब आवेश को प्राप्त कर लेते हैं, या ये कोई देखो इस गुण को प्राप्त कर लेते हैं, तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो किसी पदार्थ को हमने रगड़ा और वो आवेशित हो गया, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने लगा। जैसे कि कंघी को भी क्या करते हैं? सूखे बालों से जब रगड़ते हैं तो वो क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस पदार्थ के आने के बाद, इस गुण के आने के बाद, इस गुण के आने के बाद, इस गुण के आने के बाद उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। ओके, क्लियर। और जिस कारण से ये गुण आता है, जो कारण मान लो जैसे रगड़ा है हमने, रगड़ने से आया है। ठीक है, या किसी भी चीज जिस कारण से ये गुण आता है, तो उस कारण को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिस कारण से ये गुण आया है,
जिस कारण से यह गुण आता है उसे उसे क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। अपन उसे विद्युत कहते हैं। ओके, क्लियर। तो भाई क्या कहता है कि घर्षण द्वारा यानी कि रगड़ने के द्वारा पदार्थों में आवेश आता है। ठीक है, जब ये गुण आ जाता है, आवेश मतलब छोटे छोटे कणों को आकर्षित करना, जब ये गुण आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। और विद्युतमय पदार्थ जो होता है यानी कि विद्युतमय पदार्थ होता है, या फिर ये कहते हो कि जिस कारण से उसमें विद्युतमय पदार्थ वो बना है यानी कि उसमें आवेश आया है, ठीक है, उस कारण को अपन क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो भाई एक चीज और होती है यहाँ पर कि किसी भी विद्युत में पदार्थ जो होता है तो उसमें उसके विद्युत में हो जाने पर उसे क्या कहते हैं? कि वो आवेशित हो गया। यानी पदार्थ जैसे ही विद्युत में होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित करने लगता है, तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ कैसा हो गया? आवेशित। यानी पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। पदार्थ ने क्या किया? आवेश ग्रहण कर लिया। ठीक है, और विद्युत में पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। विद्युत में पदार्थ जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। ओके, तो ये तो थी भाई गिलबर्ट की बात। अब गिलबर्ट के बाद आएंगे अपने फ्रैंकलिन। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो 1750 ईस्वी में आए थे और उन्होंने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, नाम था फ्रैंकलिन। ठीक है, 1750 ईस्वी की बात है। तो वो आए थे और उन्होंने बताया था भाई कि आवेश जो होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ओके, आवेश उन्होंने बताया कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश कौन कौन सा होता है भाई? एक होता है पॉजिटिव आवेश और एक होता है निगेटिव आवेश। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल की सहायता से हमको बताया कि भाई प्लस का आवेश क्या होता है और माइनस का आवेश क्या होता है। तो वो प्रैक्टिकल क्या था उसको अपन ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था और बताया था कि कौन सा पॉजिटिव आवेश है और कौन सा नेगेटिव आवेश है। तो उन्होंने क्या किया था? बेसिकली एक कांच की छड़ी थी जिसको उन्होंने ऊन से रगड़ रखा था। ये क्या है? कांच की एक ऊन से रगड़ी हुई कांच की छड़ है। ठीक है, ऊन से रगड़ी हुई कांच की छड़। फिर एक दूसरी ली थी, वो भी कांच की छड़ थी, ऊन से रगड़ी हुई। उन दोनों छड़ों को जब उन्होंने पास पास रखा था तो उन्होंने देखा कि वो दोनों छड़ें क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, ये प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया कि कांच की एक छड़ ली, उसको ऊन से रगड़ा, दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी ऊन से रगड़ा, और दोनों को जैसे ही वो पास पास ले गए तो क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। फिर उन्होंने क्या किया? फिर आबनूस की एक छड़ ली और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। ओके, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें आवेश आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो एक आबनूस की छड़ ले ली, ये छड़ जो है तो किसकी है? आबनूस की है। ओके, सबसे पहले कांच की छड़ उन्होंने ली थी, अब दूसरी छड़ जो वो आबनूस की है और वो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई, यानी एबोनाइट की छड़ है। और उसके पास में एक दूसरी छड़ रखी, वो भी आबनूस की थी और वो भी बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी। तो उन्होंने देखा कि कांच की तरह ये भी क्या करती हैं? दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जब कांच की कोई छड़ है जो किससे? ऊन से रगड़ी गई है, कांच की एक छड़ है जो ऊन से रगड़ी गई है, उसके पास में जब अपन आबनूस की छड़ लाते हैं जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई हुई है, तो ये छड़ एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, जबकि वो दोनों प्रकार की छड़ें क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो सेम आवेश होता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं सजातीय आवेश, ओके, एक ही जाति के, तो जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आबनूस था तो प्रतिकर्षित कर रहा था, कांच था तो भी प्रतिकर्षित कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कांच हुआ और एक आबनूस, तो यहाँ पर क्या होने लगा? यहाँ पर फिर प्रतिकर्षण नहीं होना, फिर तो आकर्षण बल आ गया भाई। ठीक है, तो जब वो एक कांच की और एक आबनूस की लेते हैं तो वहां पर प्रतिकर्षित नहीं होता, क्या होता है? आकर्षित होते हैं वो दोनों। यानी कि एक कांच और एक आबनूस का मतलब क्या है? कि ये विजातीय आवेश है। ठीक है, यानी कि अलग अलग आवेश, क्योंकि कांच पर आता है पॉजिटिव आवेश और आबनूस पर आता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। भाई धनात्मक किसको माना जाए, ऋणात्मक किसको? तो फ्रैंकलिन ने बता दिया था। उन्हीं के बाद सारे साइंटिस्ट या सारे लोग जितने भी उनको पढ़ते हैं आवेश को, तो जैसा फ्रैंकलिन ने कहा था उसी आधार पर आवेश को मापा जाता है। फ्रैंकलिन ने कहा था कि कांच की जो छड़ थी अपने पास जो कि हमने रेशम से रगड़ी थी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। ओके,
कांच की छड़ पर कैसा आया था, पॉजिटिव, और जो रेशम था वो नेगेटिव चार्ज ले लिया था उन्होंने, रेशम ने, ठीक है। और इसके बाद आबनूस की जो छड़ थी उसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो आबनूस की छड़ पर कैसा ऋणात्मक आवेश आया था, जबकि बिल्ली की खाल पर कैसा धनात्मक आवेश आया था। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि धनात्मक आवेश माना गया है कांच की छड़ में जो रगड़ने पर प्राप्त हुआ था, और जो आबनूस की छड़ में रगड़ने पर प्राप्त हुआ था उसको क्या माना गया है, ऋणात्मक आवेश। ओके, तो ये आवेश दो प्रकार का होता है। यहाँ पर ये आवेश की हिस्ट्री है, बेसिकली आप लोगों को ये कोर्स में लिखना नहीं है, ना इसको याद करना है। तो चलिए आगे अब देखते हैं कोर्स में क्या है और उसको पढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने आ चुका है चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर विद्युत की, और चैप्टर नंबर फर्स्ट कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन यूनिट का जो नाम है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्या होता है, क्या नाम है, स्थिर विद्युत की। जैसा आप लोग देख रहे हो कि स्थिर, ओके, स्थिर विद्युत की मतलब ये विद्युत में पदार्थ यानी कि आवेशित पदार्थ। तो यहाँ पर हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक पॉइंट आवेश लेंगे अपना, छोटा सा आवेश, और वो स्थिर होना चाहिए, ठीक है, मूव नहीं करना चाहिए, ऐसा एक आवेश लेना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है भाई, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत, बिंदुवत यानी कि छोटा सा आवेश, ठीक है, छोटा सा आवेश, एक बिंदुवत आवेश लेना है और वो स्थिर होना चाहिए। वह स्थिर आवेश हो, यानी अगर हम छोटे छोटे के आवेश लेते हैं बिंदुवत आवेश और वो स्थिर होने चाहिए, मूव ना कर रहे हों, तो उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं या उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है कि विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत व स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाती है। ओके, तो ये थी यहाँ पर बात। भाई स्थिर आवेश और मूव, ये गतिमान आवेश में अंतर क्या होता है। देखो, जो आवेश स्थिर होता है तो वो केवल क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये नोट यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हो कि जो स्थिर आवेश होता है वो केवल क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये नोट लिखा है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये आप लोगों को नोट याद रखना है कि अगर कोई आवेश स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन यदि वो मूव कर रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं घर्षण विद्युत, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि घर्षण के बारे में किसने, गिलबर्ट ने बताया था। इसके बाद फ्रैंकलिन आए थे, ठीक है। तो उन्होंने गिलबर्ट की ही निष्कर्ष के आधार पर बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले गिलबर्ट ने बताया था घर्षण विद्युत के बारे में। तो वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार विभिन्न पदार्थों में घर्षण के कारण आवेशन या विद्युतीकरण उत्पन्न होता है। तो गिलबर्ट क्या कहते हैं भाई, गिलबर्ट कहते हैं कि जो बहुत सारे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि घर्षण से जब हम उनको रगड़ते हैं, रगड़ना मतलब घर्षण करना, ठीक है। तो घर्षण क्या क्या होता है, उसमें आवेशन या विद्युतीकरण उत्पन्न होता है। इसी आधार पर वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने, जो कि कहाँ के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, 1750 में उन्होंने बताया था, ठीक है, आवेश को दो भागों में बांटा है, ठीक है। एक कौन सा, धनावेश, और एक कौन सा, ऋणावेश। और धनावेश ऋणावेश क्या है, ये आप लोगों को पहले हिस्ट्री जब बता रहे थे उसके बारे में आप लोगों को समझा दिया गया था। धनावेश और ऋणावेश क्या है कि कांच की छड़ में जो उत्पन्न होता था वो धनावेश था, और एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न होता था वो ऋणावेश था। ओके, तो यहाँ पर एक नोट लिखा है, उसको पढ़ते हैं कि पिंडों में या पदार्थों में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। यानी कोई भी पिंड होगा तो उसमें जो आवेश होगा, ठीक है, आवेश यानी कि चार्ज होगा जो, तो उसकी मात्रा जो होगी किस पर निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए और कितने नहीं गए। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक यहाँ पर पदार्थ है, ठीक है, एक दूसरा पदार्थ है, अब इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें जा रहे हैं, तो सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आएगा। देखो, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलकर जाया करते हैं तो उस पर पॉजिटिव आवेश, ये धनात्मक आवेश आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। ये आप लोगों को आगे समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, आगे हेडिंग आएगी तो उसमें सब समझाएंगे। तो भाई देखो, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये कम ऋणात्मक होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो ज़्यादा ऋणात्मक होगा, सीधी बात है ना। तो यार किस पर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर करता है आवेश या आवेश की मात्रा। ओके, अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि दो वस्तुओं में, ये लिखा है, दो वस्तुओं में घर्षण कराने के पश्चात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई गई उस पर ऋणावेशित, तथा जिस पर न्यूनता पाई गई यानी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता पाई गई उसे धनावेशित माना गया। इस स्थानांतरण में द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य होता है। इसे घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो देखो यार, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है, कि घर्षण विद्युत क्या होता है। आप लोगों को ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है। तो मान लो आपके पास ये कोई एक पिंड है, ठीक है, और ये एक दूसरा पदार्थ रखा है। तो भाई अगर हम सपोज करो कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है यार तो 5 प्रोटॉन भी होंगे, आप लोग 10th क्लास में सीख चुके हो। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 10 प्रोटॉन भी होंगे, है ना। तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा
अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसके कितने 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई इसके 10 प्रोटॉन इसके 10 इलेक्ट्रॉनों को उदासीन बना देंगे, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा माइनस, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो पदार्थ है वो कैसा ऋणात्मक आवेश आ जाएगा उस पर। अब पहले वाले में देखो 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा तो इसके पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसका मतलब इसका एक प्रोटॉन फ्री हो जाएगा। जब प्रोटॉन फ्री हो गया एक, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो इस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पर आवेश आता है केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, है ना, यानी प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिकीय बलों के कारण नाभिक में बंधे रहते हैं ना, प्रबल नाभिकीय बलों के कारण। तो प्रोटॉन को तो हम बाहर निकाल नहीं रहे हैं, केवल किसको निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है। तो यार इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, -31 kg ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यार। और ये मास जो होता है बहुत ही कम होता है, द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मतलब है कि इसमें जो द्रव्यमान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे दूसरे में चला भी जाएगा तो इतना छोटा सा मास है, इतना छोटा सा द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का कि उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यार ये बात आप लोगों को याद रखना है कि ये यहाँ पर लिखा है, दो वस्तुओं में घर्षण कराने के पश्चात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाएगी उस पर ऋणावेशित तथा जिस पर न्यूनता पाएगी उस पर धनावेशित माना गया। ठीक है, इस स्थानांतरण में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ना के बराबर। और आवेश ग्रहण करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे में जाते हैं, ना कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है ना। और इसे हम कहते हैं क्या है, घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं भाई, क्योंकि देखो घर्षण हो रहा है ना, तो घर्षण विद्युत यहाँ पर आवेशन हो रहा है, आवेशन यानी कि विद्युत में होता है पदार्थ। ठीक है, तो घर्षण विद्युत और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो इसका नाम होता है घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ओके, घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यार आगे देखते हैं और चीज़ें। तो आगे देखिए क्या लिखा है, उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया आप लोग, घर्षण विद्युत का जो सिद्धांत है उसी का एग्जाम्पल समझाया गया है यहाँ पर। उदाहरण में क्या लिखा है कि बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित जबकि बिल्ली की खाल कैसी धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है यार, अगर आपके पास एक एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, कैसी छड़ होगी, एबोनाइट की छड़ होगी। ठीक है, एबोनाइट की छड़ है, और अगर अपन इसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ठीक है, अगर अपन इसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो जो एबोनाइट की छड़ है उस पर कैसा ऋणात्मक आवेश आएगा, और जो बिल्ली की खाल है उस पर कैसा धनात्मक आवेश आएगा। सेम इसी प्रकार यार आगे और बताया गया कि अगर एबोनाइट की छड़ न लेकर अपन कांच की छड़ लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कांच की कोई छड़ लेते हैं, जैसे हमने कांच की एक छड़ ले ली और उसको ऊन से रगड़ते हैं, ऊन यानी कि रेशम से रगड़ते हैं, तो यार जो कांच की छड़ होती है तो उस पर कैसा पॉजिटिव आता है चार्ज यानी धनात्मक आवेश, और जो ऊन होती है तो उस पर कैसा ऋणात्मक आवेश आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे लिखा है रेशमी कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़। ओके, यहाँ पर लिखना भूल गए, कांच की छड़ है वो। ठीक है, रेशमी कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ धनावेशित जबकि रेशमी कपड़ा ऋणावेशित माना गया। ठीक है, तो चलिए यार अगले पेज में देखते हैं क्या है। तो हेडिंग है वो है आवेश के गुणधर्म। ठीक है, कि आवेश में कौन कौन सी गुण होते हैं। तो सिंपल 2 गुण आप लोगों को याद रखने। सबसे पहला क्या है कि आवेश एक अदिश राशि है। ओके, यानी आवेश दिशा पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा गुण अपना कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद अपन को पढ़ना है आवेशों की योज्यता। योज्यता मीन्स आवेशों का योग, है ना, जोड़ना। योज्यता मीन्स क्या होता है भाई, जोड़ना, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आवेशों को जोड़ते कैसे। तो सपोज अगर आपके पास कोई एक निकाय है, निकाय मतलब क्या होता है यार, निकाय मतलब जैसे मान लो एक इतना एरिया है, आपके पास इतना एरिया है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे और पदार्थ रखे होंगे जिन पर क्या होगा, आवेश होगा। अरे बहुत सारे पदार्थ रखे होंगे जिन पर क्या होगा, आवेश होगा। तो उन सभी पदार्थों का जो अलग अलग आवेश होगा, अगर उनका जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको निकाय का कुल आवेश कहते हैं। यही आवेशों की योज्यता है। ठीक है, तो यार पढ़ते हैं सबसे पहले आवेशों की योज्यता को। क्या लिखा है कि किसी वियुक्त निकाय में, वियुक्त मतलब क्या है कि किसी बड़े निकाय में, यानी जो खंडित निकाय होगा, जिसमें ऐसा नहीं कि केवल एक पदार्थ होगा, मतलब बहुत सारे पदार्थ होंगे। वियुक्त मतलब होता है खंडित, है ना, वियुक्त का मतलब क्या होता है, खंडित। ठीक है, या विविक्त कहते हैं, उसका मतलब भी खंडित ही होता है। तो किसी वियुक्त निकाय
निकाय में आवेश का कुल मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है यार। ठीक है, क्या लिखा है, किसी भी वियुक्त निकाय में जो आवेश का कुल मान होता है, ठीक है, तो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों यानी जितने भी पदार्थ हों उन सभी के आवेश को बीजगणितीय योग जो होता है, ठीक है, बीजगणितीय योग मतलब सिंपली जैसे अपन जोड़ते हैं उसको अपन जोड़ लेंगे, है ना। अगर प्लस होगा तो प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे, माइनस होगा तो माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे। उनका जो बीजगणितीय योग क्या कहलाएगा, वो अपना कहलाएगा निकाय का संपूर्ण आवेश। एग्जाम्पल यहाँ पर एक देखते हैं यार। एग्जाम्पल में बताया कि माना किसी निकाय में धनायन प्लस के पीई है, ठीक है, धनायन क्या है, प्लस के पीई। ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है ना। इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन है तो ये प्लस की वैल्यू होगी, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये माइनस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि किसी निकाय में धनायन क्या है, पीई है, जहाँ पर पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तथा ऋणायन क्या है, एन ई है, माइनस एन ई है, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो निकाय का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, पीई माइनस एन ई। पीई माइनस एन ई कैसे होगा यार, पीई माइनस एन ई। देखो मान लिया तुमने भाई कि निकाय में जो टोटल धनायन है वो क्या है, पीई है, ठीक है, और जो ऋणायन है वो माइनस के एन ई है। यार अगर अपन इसको अपन जोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये पीई माइनस एन ई हो जाएगा। फिर दोनों से ई कॉमन मिल रहा है ना, तो ये जब कॉमन निकाल लेंगे अपन, तो ई कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी माइनस एन, है ना। तो ये अपना निकाय का क्या होगा, संपूर्ण आवेश होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो संपूर्ण आवेश है निकाय का कुल आवेश ये लिखा है वो क्या है, पीई माइनस एन ई, पीई माइनस एन ई। और इससे अपन ई कॉमन निकाल रहे हैं जब यहाँ पर, तो क्या बच रहा है, पी माइनस एन इंटू ई। अब यार आप लोग यहाँ पे देखोगे कि दो कंडीशन बन सकती है ना, कि यार अगर प्रोटॉन क्या हो ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन क्या हो कम हो, है ना। भाई आवेश कब आया, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में असमानता हुई, है ना। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो उधर सीन रहता है, कोई भी पदार्थ हो अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, समान है, तो इसका मतलब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो वहाँ पर क्या कोई भी आवेश नहीं होता है ना। लेकिन अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हुआ है ना, जैसे प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन कम, तो उस पर आवेश आता है। तो बात ये आती है कि कब पॉजिटिव आवेश आता है और कब नेगेटिव आवेश। तो यार जब पी का मान एन के मान से ग्रेटर देन होता है, ठीक है, यानी बड़ा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर धनात्मक आवेश होगा। और जब पी का मान क्या होगा, एन के मान से कम होता है, यानी कि अगर आपके पास पी कम है एन से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी प्रोटॉनों की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऋणात्मक आवेश होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो दो कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन में लिखा है यदि पी ग्रेटर देन एन, है ना, यदि पी ग्रेटर देन एन यानी कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है, तो कुल आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये लिखा है पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे लिखा है एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि पी लेस देन एन है, पी क्या है, एन से कम है ना, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या है, कम है, तब कुल आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। इसके बाद अपन को पढ़ना है आवेशों का क्वांटीकरण। ओके, आवेशों का क्वांटीकरण या आवेशों की परमाणुकता, कई किताबों में इसको आवेशों की परमाणुकता के नाम से भी जानते हैं, आवेशों की परमाणुकता। तो यार चाहे आप क्वांटीकरण कह दो चाहे परमाणुकता कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो देखो आवेशों की परमाणुकता में या क्वांटीकरण में आवेशों के हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कि अपन ये पढ़ेंगे बेसिकली इसमें हम ये पढ़ना है कि कोई भी जो आवेश होता है प्रकृति में वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ई होता है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ई बराबर कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना, -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का है तो माइनस और प्रोटॉन का है तो प्लस होता है। यार प्रकृति में सबसे कम आवेश है ना, ये मूल आवेश होता है, इससे कम आवेश कुछ भी नहीं पाया गया अभी तक प्रकृति में, ये क्या है, मूल आवेश होता है। तो प्रकृति में जितना भी आवेश पाया जाता है वो इसी का मल्टीपल होता है, यानी इसका पूर्ण गुणज होता है ना। इसके पूर्ण गुणज के अलावा कोई भी आवेश प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो इसका पूर्ण गुणज यानी कि कैसा, मतलब क्या पूर्ण गुणज, यानी कि ई हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E, ऐसे डेडेस एंड सो ऑन, है ना। यानी कि NE आप लोग समझ सकते हो कि NE हो सकता है, जहाँ पर N क्या है, पूर्णांक है, यानी कि 1 2 3 कुछ भी N की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो NE यानी इस प्रकार आवेश पाया जाएगा कि E का पूर्ण गुणज होगा। तो भाई आप लोग जानते हो यार कि E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है 1.6, है ना। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
19 कूलम। तो इसका मतलब प्रकृति में जितना भी आवेश पाया जाएगा तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ का पूर्ण गुणज होगा। यानी इसी में 1 का गुणा, कहीं 2 का गुणा, कहीं 3 का गुणा, 4 का गुणा, ऐसे गुणा कराने के बाद जो संख्या बनेगी केवल वही आवेश प्रकृति में संभव है, ना कि सभी प्रकार के आवेश, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आवेशों का क्वांटिटी क्या है। किसी वियुक्त निकाय में आवेशों का मान सतत न होकर विखंडित होता है। क्या लिखा यार कि किसी वियुक्त निकाय में, है ना, कोई भी अगर वियुक्त निकाय है तो उसमें आवेश का मान सतत न होकर, सतत मतलब कंटिन्यू नहीं रहता है यार, ऐसा नहीं कि टोटल एक साथ होगा, है ना। क्या होता है, विखंडित विविक्त रहता है, विखंडित रूप में होता है तथा आवेश सभी संभव मान लेने में असमर्थ होता है। तो यार सभी संभव मान कैसे ले सकता है ना, क्योंकि वो तो केवल ई का ही पूर्ण गुणज हो सकता है ना। आवेश केवल क्या होता है, ई का पूर्ण गुणज होता है, वो सभी संभव मान प्राप्त नहीं कर सकता है ना। तो आवेश का मान सदैव क्या होता है, मान लेने में असमर्थ रहता है। इसके बाद अपन देखेंगे किसी निकाय में आवेश का मान सदैव आवेश के मूल मात्रक का पूर्ण गुणज, या तो मूल मात्रक ई को ही कहते हैं अपन, ठीक है। आवेश का जो मूल मात्रक है वो क्या होता है, ई। इससे कम आवेश प्रकृति में कभी ना धनात्मक ना ऋणात्मक, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन इससे कम आवेश नहीं पाया गया, ठीक है। ये प्रकृति का क्या है, सबसे कम आवेश है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम क्या है, प्रकृति का सबसे छोटा आवेश होता है। तो यार क्या है कि किसी निकाय में आवेश का मान जो होता है वो सदैव आवेश के मूल मात्रक का पूर्ण गुणज होता है ना। मूल मात्रक मतलब क्या होता है यार, ई, है ना। मूल मात्रक मतलब ई, तो उसका पूर्ण गुणज यानी कि 1E 2E 3E कुछ भी हो सकता है। यह मात्रक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आप लोगों को पता है यार कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इसका मात्रक का मान जो होता है, आवेश का मूल मात्रक, उसका मान इतना ही होता है, यानी ई जो होता है उसका मान इतना ही होता है। ओके, तो इसके बाद अपन देखेंगे यार कि Q बराबर NE एक फार्मूला होता है जो आप लोगों को काफ़ी 9th क्लास में पढ़ने को मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन कर दिया जाए, मान लो कि आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई पदार्थ है और इस पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। तो इस पदार्थ पर कितना और कैसा आवेश आ गया, है ना। तो आप लोगों को अगर फार्मूला यहाँ पर याद होगा, Q बराबर NE। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है। जब जो आपसे पूछ रहा है ना कि कितना आवेश, तो आवेश हम ये Q की वैल्यू निकाल के बताएंगे। और N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं या उस पर अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, N होगा। और यार E क्या होगा, E का मान आप लोग सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो इससे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यार Q का मान निकालना है, तो Q बराबर N कितना है, 2 है, और गुणे E का मान आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यार 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये हो जाएगा आपका आवेश। अगर देखो इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो ये आवेश होगा पॉजिटिव, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहे हैं तो ये आवेश कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। ये आप लोगों को पता है पहले से। तो आप लोगों को यहाँ पर इस फार्मूले को प्लस माइनस के रूप में याद करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। यहाँ पे लेगा Q बराबर प्लस माइनस है नहीं, तो चाहे आप प्लस माइनस याद करो या ना करो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उस पदार्थ पर धनात्मक आवेश आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर रहा है उस पदार्थ में तो उस पर कैसा, ऋणात्मक आवेश आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, Ne है, और प्रोटॉन के लिए क्या है, प्लस का Ne, है ना। माइनस का Ne इलेक्ट्रॉन के लिए और प्लस का Ne प्रोटॉन के लिए। तो चलिए यार अगले पेज में देखते हैं क्या है। तो यार अगली चीज़ जो है वो है आवेशों का संरक्षण। ओके, आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम। तो जैसे आप लोग 9th क्लास में सीखते थे यार कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो सेम वही होगा, आप लोगों को कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली पढ़ लो आप लोग इसको कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, आवेश संरक्षण के नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण के नियम निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। ये थोड़े बहुत आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे, तो आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा कि आवेश संरक्षित रहता है। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है यार कि 92U238, यहाँ पर एक यूरेनियम का आइसोटोप लिया गया है जिसमें 92 उसका परमाणु क्रमांक है, या उसमें प्रोटॉनों की संख्या 92 है, ठीक है। इसको अपन विखंडित, ये कि नाभिकीय अपक्रिया होती है, जो अपन फिजिक्स के सबसे लास्ट में, लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर आएगा नाभिकीय विखंडन, उसमें अपन उनको ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। नाभिकीय अपक्रियाओं में एक नाभिकीय अपक्रिया होती है यार, ठीक है। यूरेनियम को जो विखंडित करते हैं अपन, तो वो एक हीलियम में टूट जाता है पहले 2He4, ठीक है, और दूसरा एक पदार्थ होता है थोरियम, ठीक है। तो 90 थोरियम 234, ये 2 पदार्थ वो बनाता है। तो यार अगर यहाँ पर दोनों लेफ्ट और राइट में आवेश देखेंगे तो दोनों साइड आवेश क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहले लेफ्ट की बात करते हैं। तो यार लेफ्ट में यूरेनियम में देखो 292 लिखा है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 292, यानी कि उस पर 292 प्रोटॉन्स है ना। तो अगर धनात्मक, केवल धनात्मक आवेश की अगर यहाँ पर बात करें तो 92E है यहाँ पर धनात्मक आवेश, ठीक है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ 2He4 में भी कितना 2E, 2 यहाँ पर है ना। तो 2 यहाँ पर
प्लस के 2e इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2e चार्ज, ये आवेश, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड कितना 2e चार्ज तुम्हें मिल गया। और थोरियम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90e, है ना। तो अगर लेफ्ट में देखेंगे तो 92e है, तो राइट के अगर दोनों को जोड़ देंगे 90 और 2e तो कितना हो जाएगा 92e हो जाएगा। तो इसका मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि कोई भी अपक्रिया होती है तो उसमें लेफ्ट और राइट का आवेश क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है ना। तो चलो यार आगे देखते हैं, आगे क्या है। दूसरा एग्जाम्पल जो वो क्या है, आवेशों की उपस्थिति तथा आवेश के मान का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। तो यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सिंपल यार याद रखना कि विद्युतदर्शी क्या होती है। तो सिंपल यार कि क्या है विद्युतदर्शी की आवेशों की उपस्थिति, यानी कहाँ पर आवेश है कहाँ पर नहीं उसका पता लगाना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको विद्युतदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। और आवेश की मात्रा साथ में, तो आवेशों को उपस्थिति तथा आवेश के मान यानी उसकी मात्रा है ना पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं तैयार है, आप लोगों को ये समझ लो कि विद्युतदर्शी है, एक हेडिंग डाल सकते हैं विद्युतदर्शी, और उसमें अपन इतनी भाषा यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इतनी यहाँ पर इतनी ये भाषा विद्युतदर्शी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है जो आवेश संरक्षण को यहाँ पर आपके बताएगा। क्या है देखिए एग्जाम्पल, कि इस एग्जाम्पल में अपन को देखना है यार, इस एग्जाम्पल में अपन देखेंगे कि अगर आपके पास मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, मान लो उस पर कितना भी जैसे क्यू चार्ज है, सपोज करो कि उस पर क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो आप, पर उस पर क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर हम इससे चार्ज वाले यानी कि आवेशित गोले को किसी बिना आवेशित गोले के साथ यहाँ पर जोड़ के रख दें, ठीक है, तो इसका जो आवेश था क्यू वो दोनों गोलों में क्या होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, है ना, दोनों गोलों में बराबर बढ़ जाएगा। ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। जैसे मतलब इसको अलग करते हैं तो ये क्यू आवेश था तो Q/2 इसमें चला जाएगा और Q/2 इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि एक आवेशित वस्तु के संपर्क में एक अनावेशित वस्तु को लाकर उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देने पर उन पर आवेश की मात्रा एक समान हो जाती है, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात क्या लिखा है यहाँ पर कि एक आवेशित वस्तु के संपर्क में अगर एक दूसरी बिना आवेश वाली यानी अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो उन दोनों वस्तुओं को फिर अलग करते हैं तो क्या होता है, उन दोनों वस्तुओं पर क्या होता है, आवेश की मात्रा समान हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग चित्र से चीज़ को क्लियर कर सकते हो कि आपके पास आवेशित गोला है जिस पर कितना प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये आपके पास एक बिना आवेश वाला गोला है। तो यार ये आपके पास एक बिना आवेश वाला गोला है, ठीक है। जब हम आवेश वाले और बिना आवेश वाले गोले दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, ये क्यू चार्ज वाला गोला था और ये क्या था, बिना चार्ज वाला था। इन दोनों को संपर्क में लाते हैं जब अपन, संपर्क अवस्था लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद दोनों को फिर क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्यू चार्ज था तो हाफ क्यू इसमें चला गया और हाफ क्यू इसमें चला गया, है ना, आधा आवेश इसमें और आधा आवेश इसमें, यानी कि कोई भी आवेश वेस्ट नहीं गया, है ना, बर्बाद नहीं हुआ या परिवर्तन नहीं हुआ आवेश में। अगर हम दोनों के आवेशों को जोड़ेंगे तो क्यू आवेश बनेगा, है ना। तो ये आप लोगों को आवेशों को संरक्षण के बारे में चीज़ें पता यहाँ से चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें अगली हेडिंग जो पढ़ी, प्रेरण द्वारा आवेशन, ये नई हेडिंग है अपनी कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। जैसे यहाँ पर अपन को टच कराना पड़ा था तब आवेशन हुआ था, है ना, लेकिन अगर हम बिना टच कराए, प्रेरण का मतलब है, प्रेरण का मतलब होता है कि बिना टच कराए उसके पास में ले जाने से प्रेरण हो जाता है ना। जैसे प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है यार, कि अगर आपके पास मान लो कोई एक गोला है जिस पर कैसा प्लस या माइनस कोई भी चार्ज आप मान सकते हो, जिस पर मान लो प्लस का चार्ज है, अगर आप उसके पास में कोई दूसरा गोला लाते हो तो उस पर भी क्या होता है, माइनस का चार्ज, अपोजिट चार्ज, है ना, माइनस के साथ साथ प्लस का भी रहता है यार, लेकिन जो सेम चार्ज होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है, और जो विपरीत चार्ज होता है पृथ्वी के साथ, पृथ्वी में चला जाता है ना, और जो विपरीत चार्ज होता है वो क्या होता है, उसी के सिरे की ओर बचा रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यार अगले पेज में कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो यार आपके पास हेडिंग थी प्रेरण द्वारा आवेश, तो उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना था कि अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए अपन आवेशित वस्तु के कारण, तो उसमें क्या लिखा था कि दो वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए, ठीक है, आवेशित वस्तु के कारण दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो यार सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या होगा, बिना संपर्क में लाए, है ना, केवल उसके पास में। तो यहाँ पर आपके पास एक चालक छड़ ली गई है जिस पर कैसा माइनस का चार्ज है। मान लो आपके पास एक छड़ है और उस पर कैसा माइनस का चार्ज है, अगर आप उसके पास कोई दूसरा पदार्थ जैसे कि ये गोला लाया गया है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, उस पर भी चार्ज आ जाता है। यहाँ पर आप देखो यार कि प्लस माइनस दोनों प्रकार का चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर केवल विपरीत चार्ज बचेगा, बाकी चार्ज क्या होगा, पृथ्वी के द्वारा नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं अगर कि इस पर माइनस चार्ज था, इस गोले को पास में लाए तो इस पर प्लस माइनस सभी प्रकार का चार्ज यहाँ पर आ गया इसके चारों ओर। इसके बाद क्या होता है कि जब ज़्यादा पास में आप लाते हो तो जिस तरफ ये छड़ में चार्ज था
उसकी ओर सारा अपोजिट आवेश, अपोजिट मतलब अगर इस पर ऋणात्मक था तो उस पर धनात्मक आवेश सब इकट्ठा हो जाएगा, और बाकी जो सेम चार्ज होगा वो दूसरी साइड चला जाएगा और नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये धातु गोला है आपके पास, ये जो है, ठीक है, और ये एक चालक छड़ थी। तो ये गोला कैसा था, पहले उदासीन था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, वो तो इसके पास में लाने पर इस पर चार्ज आ गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख तो आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी ना यार, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, बराबर, तो इसका मतलब वो कैसा था, उदासीन था। लेकिन जब हम इसको इसके पास में ले गए, देखो यहाँ पर ये पास में ले गए, यहाँ पर देखो ये उदासीन गोले का मतलब है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, तो यहाँ पर देखो 4 प्रोटॉन दिखाए गए, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए। जब इसको अपन पास में ले जाते हैं तो इसकी ओर आप समझोगे यार, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन को आकर्षित करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की ओर क्या होगा, प्रोटॉन चले जाए, और इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ वापस अपोजिट साइड में मतलब चले जाते हैं। ठीक है, और बाद में वो नीचे चले जाते हैं पृथ्वी से। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इस पूरे गोले पर कैसा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बाकी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सभी जा चुके होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन को यार पढ़ना है आवेश के मात्रक। तो यार आवेश का बेसिकली आप लोग जानते हैं कूलाम मात्रक होता है ना, कूलाम, यार कूलाम मात्रक आवेश का होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कूलाम। इसके अलावा यार 2 मात्रक जो होते हैं ESU और EMU, तो उसका उपयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कूलाम इसका SI मात्रक है, तो SI पद्धति में कूलाम लिखा है यहाँ पर, C से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और CGS पद्धति में 2 मात्रक यहाँ पे दिखाए गए हैं। फर्स्ट क्या है, स्थिर विद्युत की इकाई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी इसको शॉर्ट में अपन ESU कहते हैं। E से हो गया इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक S से हो गया यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्थिर विद्युत की इकाई। और दूसरा होता है EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, विद्युत चुंबकीय इकाई। और यार जो 1 कूलाम का मान होता है, अगर उसको अपन ESU में निकालना चाहते हैं, किसमें, ESU में, तो वो होता है 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU। अगर यहीं पर अपन 1 कूलाम में EMU की बात करें कि 1 कूलाम में कितने EMU होते हैं, ठीक है, 1 कूलाम में कितने EMU होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को यार पता होना चाहिए कि 1 कूलाम में जो होता है तो वो होते हैं अपने पास 10⁻⁻1 EMU। ठीक है, EMU 10⁻⁻1 EMU होते हैं 1 कूलाम में, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है इस चीज़ को कि अगर EMU में लिखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं आपकी 1 EMU इक्वल होता है किसके, 10 कूलाम के। 1 EMU, हाँ वही ये चीज़ है यार, मतलब 1 EMU किसके, 10 कूलाम के इक्वल है। तो अगर 1 कूलाम निकालोगे तो 1/10 यानी 10⁻⁻1 EMU निकल के आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 EMU में यहाँ पे ये क्या लिखा है, 3 × 10⁻10 कूलाम 1 EMU, है ना। यार ये 1 EMU नहीं है, 1 EMU ये है क्या चीज़ यार, तो यार यहाँ पे ये चीज़ गलत है, आप लोग सही कर लेना भाई कि 1 EMU इक्वल लिखा है 3 × 10⁻10 कूलाम नहीं है यहाँ पर, है ना। ये जो कूलाम लिखा है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना भाई कि ये कूलाम नहीं है, कूलाम की जगह आपको क्या लिखना है, ESU लिखना है, कूलाम की जगह आपको लिखना है ESU। ठीक है, तो ये ESU यहाँ पर लिख दीजिए, ESU, यानी कि 1 EMU इक्वल कितना होता है, 3 × 10⁻10 ESU, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होती है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यार क्या है, बहुत ही छोटी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, बहुत ही बड़ी है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। ठीक है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड, फैराड यार यहाँ पे गलत लिख, फैराडे, अच्छा फैराडे, ओके। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या है, फैराडे। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है यार। इसमें कितने होते हैं, 96,500 कूलाम। तो यार देख सकते हो आप लोग कि बेसिकली अपन जनरल लाइफ में क्या करते हैं कि 1 कूलाम, 2 कूलाम, 5 कूलाम इतना पढ़ते हैं, लेकिन फैराडे का जो मान होता है वो कितना है, 96,500 कूलाम। तो यार ये बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का, आवेश का बहुत ही बड़ा मात्रक है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे 1 कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आयन उपस्थित होते हैं। तो यार इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो, 1 कूलाम आवेश की बात कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यार इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, Q = N से, जैसे कि आप लोग फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हो, Q = N का फार्मूला, तो यार उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कह रहे 1 कूलाम आवेश यानी Q का मान कितना है, 1 कूलाम। ठीक है, और पूछ कह रहा है, मान लो आपको पता नहीं कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको निकालना है, तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। ठीक है, और E की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 1.6 ×
10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो अगर 1 कूलाम आवर्स में आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो आप लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर लोगे भाई, कि अगर n बराबर निकालोगे तो क्या आएगा Q/E, क्योंकि Q बराबर क्या होता है n ही, तो E यहाँ पर कैसे आएगा, अपॉन में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो Q का मान है यहाँ 1/E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 है यार, ये -19 कूलाम। तो यार जब अपन 1.6 का भाग देंगे किसमें, 1 में, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर आएगा 0.6, देखो 16 छक्का 96 और 2 16 दूनी 32 16 85 0.625, एंड ये जो प्लस माइनस की घात है 19 वो ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, है ना। तो आगे आप इसको देखोगे कि अगर इसको अपन पॉइंट को यहाँ से खिसका के यहाँ 6 के इस तरफ पहुँचा दें तो ये हो जाएगा 6.25। तो यार जब अपन पॉइंट को राइट साइड भेजते हैं तो घात क्या होती है, घात यहाँ पे घट जाती है ना, तो 19 से कितनी 18 बचेगी, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम आवेश में। तो आज के लिए यार इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।